देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आयोनाइजेशन एनर्जी। इस आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बताए थे। एक ऑर्डर और बचा था और ये है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ये कौन सी है? आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको आपको याद रखना है। इसी ऑर्डर के बिल्कुल करस्पॉन्डिंग ये वाला ऑर्डर है। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, लिथियम के नीचे सोडियम आता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, ऑक्सीजन से नीचे सल्फर है, बोरॉन से नीचे एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन से नीचे फास्फोरस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, इसको आप विशेष ध्यान रखें। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर भी पहचान सकते हैं कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। जैसे बेरिलियम 2+ की सबसे हाईएस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ 1s2 कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जस्ट ऐसा ही मैग्नीशियम में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p6 जो नियॉन जैसा होगा, इसलिए सबसे हाईएस्ट एनर्जी रख रहा है और ये सबसे लोवेस्ट है, क्योंकि p1 से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो फिर 2s2 बचेगा जो ज्यादा स्टेबल हो। एक तो ये। फिर आ जाते हैं डिटरमिनेशन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आप एलिमेंट के डिफरेंट सक्सेसिव, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जीज दे रखी हो तो आप उस एलिमेंट में टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। देखो किस बेस पर, इसमें लिखा कि व्हेन आयोनाइजेशन एनर्जी अब्रप्टली इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम इनर्ट गैस कोर। जब हमें क्या दे रखे हो, एलिमेंट्स के डिफरेंट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दे रखी हो, जिस आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एकदम बढ़ जाए, अब्रप्टली चेंज हो जाए, तो समझ लें कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो इनर्ट गैस कोर से निकला है। समझ गए ना? मींस उसके सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके थे। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? इनर्ट गैस कोर से। Thus total electrons removed before inert gas core formation equals to वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ना? तो इस तरह से इनर्ट गैस कोर बनने तक जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं वही एलिमेंट के क्या होंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसे। एल्यूमिनियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है एल्यूमिनियम 1+ बन गया, आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 24.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अब एल्यूमिनियम 3+ बनने के बाद आप देख रहे हैं कि जो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी है बहुत ज्यादा चेंज आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो 3+ बनने के बाद जब आप 4+ बना रहे हैं तो अब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो कहां से रिमूव हो रहा है? इनर्ट गैस कोर से। और वैसे भी देख लो आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये कॉन्फ़िगरेशन है एल्यूमिनियम का। यहां क्या बचेगा? 3s2, 3p0, फिर यहां क्या बचेगा? 3s1, यहां क्या हो जाएगा? 3s0। तो यहां पर अब जो कॉन्फ़िगरेशन बचा वो है 1s2, 2s2, 2p6 जो बिल्कुल नियॉन जैसा है। अब नियॉन कोर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहां तक आपने देखा कि इनर्ट गैस कोर बनने तक कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं? 1, 2, 3। तो एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। इस बेस पर हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही mg में चले जाएं। mg किलो जूल पर मोल में एनर्जी लिखी है। mg1+ से mg से mg1+ बनना, ये एनर्जी लगी, फिर लगभग डबल एनर्जी हो गई तो 2+ बन गया। इसके बाद एकदम से एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई 7732। तो इसका मतलब ये है कि mg में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं बच्चों? 2। क्यों? क्योंकि यहां तक तो एनर्जी चेंज नहीं हुआ, जैसे 2+ बना आपने 3+ बनाया तो एक अब्रप्ट चेंज आया। तो हम कहें कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम में कितने हो गए? 2। ऐसे ही अगर आप सोडियम में देखें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं है लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि सोडियम में कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हुआ? 1। तो इस तरह से आपको देखना है कि अगर हमें एलिमेंट की क्या दे रखी हो? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, तो जिस
आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एकदम अब्रप्ट चेंज आ रही है, इसका मतलब है कि एलिमेंट में अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इनर्ट गैस कोर से निकल रहा है। तो इनर्ट गैस कोर बनने तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले वही क्या कहलाते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जैसे अब ये देखा है एलिमेंट का 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज लिखी है, 4.5 फर्स्ट 1, ठीक है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 11.2, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, फिर है 78 और 1। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां एकदम बहुत ज्यादा चेंज आ गया। इसका मतलब है कि इस एलिमेंट में टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे होंगे, 2। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी क्या होगा, तो AlCl2 होगा। क्या होगा उसका कंपाउंड का फार्मूला, AlCl2। क्यों, क्योंकि Al2+ बहुत इजी गोइंग बन जाएगा। इस बेस पर आपको कई बार कंपाउंड्स के फार्मूला पूछ लिया जाता है। अब जैसे ये एलिमेंट्स लिखे हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट बहुत इजी गोइंग, क्योंकि बाइनरी कंपाउंड या बाइनरी हैलाइड बनाएगा। यहां देखो आप, यहां 2 3 7 2 फिर 5 2 5 1, जो लगभग 2.5 गुना मतलब 1.5 गुना ज्यादा है। यहां पर 5 2 0 है 7 3, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन यहां 900 है और यहां देख रहे हैं आप ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये वाला जो एलिमेंट है थर्ड, वो आसानी से, इसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, मींस एक के बाद एक। तो इस तरह से ये एलिमेंट आसानी से बाइनरी कंपाउंड बनाएगा। इसके बाद अगर मान लो अगली दी होती और बहुत ज्यादा है, तो यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। लेकिन इनमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, लेकिन दूसरा बहुत टफ हो जाएगा। इसमें है, इसमें भी दूसरा इलेक्ट्रॉन बहुत टफ होगा, इसमें भी थोड़े डिफिकल्ट आएगा। तो ये थर्ड एलिमेंट ऐसा है जहां बहुत आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और वैसे भी मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी के जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसको डिटेल में भी बताया है। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में जाएं, मेरे प्लेलिस्ट में देखें, वहां पर आपको इसकी बिल्कुल डिटेल में मिलेगी। और भी देखो आप आयोनाइजेशन एनर्जी के और कहां एप्लीकेशन दिखते हैं। तो अगर आप देखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी रिलीज, ठीक है, रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी आइसोलेटेड एटम। तो जो एटम जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ध्यान रखें, उसमें उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होगा। तो दूसरा जो एप्लीकेशन है कि अगर आपको रिड्यूसिंग नेचर देखना है, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, ऑफ एलिमेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयोनाइजेशन एनर्जी। जस्ट ऐसा ही अगर आपको रिड्यूसिंग मेटालिक नेचर देखना है, ठीक है, मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी IE। क्यों, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर और मेटालिक नेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको रिड्यूसिंग नेचर मालूम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मेटालिक नेचर। समझ गए बच्चों कि अगर आप एक ग्रुप में चलेंगे, ठीक है, ऐसा ऊपर से कहां, नीचे ग्रुप में, और एक पीरियड में चलेंगे, ये है पीरियड, और आपसे कहा जाए कि रिड्यूसिंग नेचर बताएं, तो ऐसे जब चलेंगे तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा। मींस अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये है, यहां पर है बोरॉन, फिर है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम या थैलियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इस तरह से आप रिड्यूसिंग नेचर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, रिड्यूसिंग नेचर। इसके अलावा इसी में क्या बता सकते हैं, मेटालिक। तो रिड्यूसिंग नेचर इस तरफ बढ़ेगा, जबकि यहां पर अगर आप रिड्यूसिंग नेचर की बात करें पीरियड में तो डिक्रीज होगा। मींस अगर हम ये कहें कि लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो ये रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर होगा, मेटालिक नेचर का ऑर्डर होगा। तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है, मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर आप पीरियड में चलते हैं तो जस्ट उल्टा इफेक्ट पड़ता है। तो इस बेस पर भी आप एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि किस तरह से चेंज होगा। समझ गए ना। इसके अलावा अगर आप और भी देखें प्रॉपर्टीज में कि अगर आपको अगर ऑक्साइड का नेचर पूछा गया हो कि ऑक्साइड, ठीक है, यहां पर हम ये कहें कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये अगर आपको देखना है तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। मींस जिस ऑक्साइड में, जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी
उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। जैसे Li2 इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा, Na2O, K2O, ठीक है, Rb2O, CS2O, इस तरह से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो चाहे ऑक्साइड की बात की गई हो, हाइड्रोक्साइड की बात की गई हो, आप चाहे कोई भी ग्रुप, कोई भी पीरियड ले लिया गया हो, समझ गए बच्चों, यही ऑर्डर याद रखना है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। और भी है आयोनिक नेचर, ठीक है, आयोनिक नेचर इन कंपाउंड, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा आयोनिक नेचर। मींस अगर हम कहें कि LiCl, NaCl, KCl, ठीक है, RbCl, CsCl, तो इस तरह से आप लिखोगे ये क्या बढ़ रहा है, आयनिक नेचर ऑफ कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, तो ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस यहां पर हम कहें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सब इसी ऑर्डर में इंक्रीज होंगे। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ मैटर, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा Eg, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Ae। तो टोटल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन विद 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। समझ गए ना, यही लिखा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड विद 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। समझ गए बच्चों कि 1 मोल गैसियस एटम्स हैं और उनमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और क्या बनते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू मोनो नेगेटिव, ठीक है, आयन। किसमें चेंज हो जाते हैं, मोनो नेगेटिव आयन, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कि 1 मोल एटम्स रखे हैं बिल्कुल टोटल फ्री गैसियस स्टेट में, उनमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स एडेड होते हैं और सब के सब मोनो पॉजिटिव एनाइन में चेंज हो जाते हैं। तो इसमें जितना एनर्जी चेंज होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब 1 मोल एनाइन बन गए हों, ठीक है, मोनो पॉजिटिव एनाइन 1 मोल बन गए हों, उनको इतनी एनर्जी दी जाए कि वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड हो जाए, रिमूव्ड हो जाए सारे एटम से, और ये गैसियस आइसोलेटेड एटम में चेंज हो जाए, तो इसमें जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मींस अगर एनाइन से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है तो इसका मतलब है कि एटम में इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से जुड़ रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर एलिमेंट में ज्यादा है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ले लें, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, होता दोनों एक ही है, बस इतना है कि एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव होगी। और क्या रिलेशन है ये भी बता देता हूं। समझ गए ना बच्चों कि 1 मोल गैसीय परमाणु है बिल्कुल स्वतंत्र, उनमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने हैं और वो मोनो नेगेटिव आयन में चेंज होते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है आइसोलेटेड गैसियस एटम, आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, वो एनाइन में चेंज हो गया, इसमें जो एनर्जी चेंज प्लस माइनस में हुआ यही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। या फिर 1 मोल एनाइन रखा है, उसमें से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितनी आप एनर्जी दोगे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 केल्विन पर मेजर की जाती है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर। इससे ज्यादा टेम्परेचर पर मेजर की जाएगी तो फिर ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू माइनस AE, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। मतलब एलिमेंट की जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उससे कितनी ज्यादा एनर्जी होती है, डेल्टा Eg कितना ज्यादा होता है, 5/2 RT। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो 5/2 RT की जो वैल्यू है वो लगभग ये आती है कितनी, हमारी लगभग 2.477 किलो जूल पर मोल, जो निग्लेजिबल सी है। इसलिए ज्यादातर लिखा रहता है डेल्टा Eg इक्वल टू माइनस AE, ऐसा।
मतलब है कि ये वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे R और T की वैल्यू रख के तो आप देखोगे 2.477 किलो जूल पर मोल आएगी, जो कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो वैल्यू है काफी निग्लेजिबल है। ऐसे में कई बार ऐसा लिखा होता है डेल्टा Eg = -AE। अब आप इस रिलेशन से देखो कि अगर ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, समझ गए ना। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। देखो कैसे, कई बार ऐसे कंफ्यूजन में ना आए। अगर जैसे हमने ये कहा कि ये है क्लोरीन गैसियस स्टेट में प्लस इलेक्ट्रॉन और बना Cl, तो यहां पर डेल्टा Eg एनर्जी रिलीज हुई है तो -348 किलो जूल पर मोल लिखिए। अब आपसे कहा जाए कि Ae कितना होगा तो आप लिखेंगे माइनस डेल्टा Eg, मींस ये हो जाएगी -348 किलो जूल पर मोल, तो ये हो जाएगी 348 किलो जूल पर मोल। बस इतना सा ध्यान रखना है कि डेल्टा GEg अगर नेगेटिव है तो EA जो है या हम इसको EE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यहां पर ये है, इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। ये क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम, ठीक है, एलिमेंट। और यहां पर ये पॉजिटिव आ रही है तो ये बताती है कि एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय, ठीक है, सराउंडिंग, या फिर हम ये कहें कि एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय एनाइन, सराउंडिंग में चली गई। अगर आप एनाइन को फिर से एटम में चेंज करना चाहोगे तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगा वो एलिमेंट उतना ही अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ये ध्यान रखें, समझ गए ना बच्चों, कि यहां पर इतना सा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्टर नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Ae या नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा Eg। इतना सा ध्यान है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नेचर अगर आपको बताना है एलिमेंट में तो जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, और जितना ज्यादा या नेगेटिव डेल्टा Eg है उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप समझ गए होंगे, इट मेजर्स द टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। नेगेटिव वैल्यू ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर ज्यादा। किसका नेगेटिव वैल्यू देखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या पॉजिटिव वैल्यू देखें आप, जैसे हम ये कहें कि ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, -333 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा Eg, यहां पर है -348 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये है -324 किलो जूल पर मोल और ये है -294 किलो जूल पर मोल। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर हैलोजेंस में किस में आएगा, क्लोरीन में, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, अभी हम वैल्यूज देखेंगे उसके बेस पर आप बता सकते हैं कि कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनका रिलेशन। ऑब्जेक्ट आता है, दोनों में क्या रिलेशन है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा होता है कि आपको वैल्यूज दे रखी है डेल्टा Eg की, पूछा जाता है किसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर ज्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू देख लेनी है। पॉजिटिव वैल्यू हम ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर किसी की नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव लिखना है। हम ये कहें कि ये है नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n माइनस गैसियस, यहां पर डेल्टा Eg जो है ये होता है +33.0 किलो जूल पर मोल, तो मैं कहूं कि इसकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ये है किलो जूल पर मोल। समझ गए बच्चों कि जब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस बनता है तो बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ऐसे में सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एटमॉस्फेयर की इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलेटेड टू द एनर्जी चेंज इन एटमॉस्फेयर, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलेटेड टू द एनर्जी चेंज इन एलिमेंट। ये ध्यान रखना है। ओके, तो यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, एलिमेंट की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जैसे ये है, ठीक है,
ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है और मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए ये नेगेटिव वैल्यू है। बट ये देखना है कि जो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है हर एक एलिमेंट के लिए। समझ गए ना? पहली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, बट अगर आप सेकंड की बात करें तो हर एक एलिमेंट के लिए ये पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ने में अट्रैक्शन होता है, कोई रिपल्सन ना होने के कारण इलेक्ट्रॉन इजी गोइंग जुड़ जाता है और ज्यादातर मैक्सिमम एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। बट जब एक नेगेटिव चार्ज लग जाए, फिर नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर ये जो है रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड नहीं होता, हमें एनर्जी देनी होगी तब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और ऐसे में ये पॉजिटिव होती है। जैसे ऑक्सीजन में है, फर्स्ट एनर्जी है 141 किलो जूल पर मोल, लेकिन सेकंड एनर्जी देखो आप पॉजिटिव हो गई है। ऐसा क्यों? इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन नेगेटिव चार्ज आयन एंड सेकंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना है। अब हम इसका वेरिएशन देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। अब देखो बच्चों, कुछ वेरिएशन अगर हम देखें कि ग्रुप में किस तरह चेंज होगी, तो जनरली आप देखोगे कि डेल्टा Eg मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो डिक्रीज होती है ग्रुप में। मींस नीचे की तरफ हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो डिक्रीज होती है किसमें? ग्रुप में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। और अगर हम पीरियड की बात करें तो जो AE मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती है, एवरेज रूप से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ध्यान रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। देखो यहाँ पर अगर हम ये कहें फ्लोरीन से आयोडीन तक चलें तो आप देख रहे हैं कि यह एक्सेप्शनल नेचर दिख रहा है। अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा। फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक एवरेज रूप से देखें तो डिक्रीज हो रही है। अगर हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो यहां पर भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पीरियड की बात करें तो पीरियड में आप देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं दिख रहा है। लिथियम में -60 है, बेरिलियम में पॉजिटिव हो गई है, मींस यहां इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता बेरिलियम जैसे में। फिर बोरॉन में -83, फिर यहां 1/21, फिर नाइट्रोजन में फिर प्लस आ गई। अगर आप इन दो को छोड़ दें तो आप देख रहे हैं जनरली ये बढ़ रही है। समझ गए ना? मींस अगर आपसे कहा जाए तो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन और फिर लिथियम, ये ऑर्डर दिख रहा है आपको किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ये इस तरह का ऑर्डर। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है बेरिलियम, नाइट्रोजन और ना इसमें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, क्योंकि सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू मींस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर आ जाएगा बेरिलियम में और फिर आ जाएगा किसमें? आप देखोगे ये नियोन में। ठीक है, जीरो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं जीरो ग्रुप की, ध्यान रखें इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि वो जीरो ग्रुप के हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी नहीं है। अब देखो बच्चों, यहाँ का रीजन बता दूं कि नाइट्रोजन में पॉजिटिव क्यों हो गई है, बेरिलियम में पॉजिटिव क्यों है, नियोन में पॉजिटिव क्यों है। तो अगर एलिमेंट में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर आप देखोगे 2p3 है, यहां पर 2p6 है, यहां पर देखोगे 2s2 है, तो ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हैं जो अपने आप में स्टेबल हैं, फुल फील्ड और हाफ फील्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इन एलिमेंट्स में स्वयं अपने आप में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं होती। अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब एलिमेंट में जुड़ेगा। तो नाइट्रोजन में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। नियोन में कंप्लीट भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। बेरिलियम में 2s2 है जो कि एक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और मेटालिक नेचर है, तो इसमें इस तरह से लेने की टेंडेंसी नहीं है। और यही रीजन है कि इन एलिमेंट्स की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी हो गई है? पॉजिटिव, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो गई है। तो ये एक ऑर्डर पूछ लिया जाता है, एक ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? तो ये है हमारा वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड, इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, अगर आप यहां पर आ जाएं कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव देन
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। ऐसा क्यों है? ठीक है, रीजन है इसका। मींस हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड। ऐसा क्यों है? बिकॉज द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड हैव स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इतना सा रीजन देना है कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अगर आप फ्लोरीन में जाए तो 2s2 2p5 है, जबकि यहाँ पर 3s2 3p5 3d0 है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। दूसरा है d ऑर्बिटल की प्रेजेंस है, तो यहाँ आने वाले इलेक्ट्रॉन में उतना रिपल्सन नहीं लगता जितना यहाँ पे लगता है, और यही रीजन है कि फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो ये एक तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मींस Cl, F, Br और I। ऐसे ही नाइट्रोजन में देख लो आप, सबसे ज्यादा किसकी मानी जाएगी? बिस्मथ, फिर Sb, फिर As, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। इसमें देख लो आप सल्फर की 141 किलो जूल पर मोल है, तो इसकी -200 है। तो इस तरह से हर एक ग्रुप में देखोगे कि जो सेकंड पीरियड है उसके रिस्पेक्ट में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहीं ज्यादा नेगेटिव है। रीजन है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में और स्मॉल साइज। तो इस तरह से ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैटर। बाकी इसकी डिटेल हर एक ग्रुप में, हर एक ब्लॉक में मैंने अच्छी तरह से समझाई है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट अगर एप्लीकेशन देखना है तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AE। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर एलिमेंट है। ठीक है, अगर आपको एसिडिक नेचर बताना है तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AE। नॉन मेटालिक नेचर की बात करनी है, ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए ना? ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये है। कोवैलेंट नेचर की बात की गई हो कंपाउंड में तो ये भी इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मैटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड। बाकी मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, नमस्कार, थैंक यू।